हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रभात हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक दिन हर एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो हम 21 दिन में 21 कहानी हमारी कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य। जो हिंदी कहानी है वो है हमारी यूनिट 7। ये हम कंप्लीट लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी है इसमें। तो आप क्या कीजिए, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रभात हिंदी एकेडमी, वहाँ पर जो PDF हिंदी कहानी की वो प्रिंट करवा कर उसी के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ ली एक टोकरी भर मिट्टी 1901, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, धुलाई वाली 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907-8, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1928-29, अपना अपना भाग्य 1929। आज ये कहानी हम पढ़ेंगे। तो हमने 7 कहानी पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कहानी। जो अपना अपना भाग्य है ये हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे ईदगाह, गैंग्रीन, राही 1947, सिक्का बदल गया 1948, चीफ की दावत 1956, परिंदे 1957-60, राजन निर्बंसिया 1957-58, कोसी का गठवार 1957, लाल पान की बेगम 1957, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958, पिता 1965, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970, अमृतसर आ गया है 1971। ये जो हमारी 21 की 21 कहानियाँ हैं ये हम पढ़ेंगे। जो अपना अपना भाग्य कहानी है ना, वो है जनेंद्र कुमार द्वारा रचित। तो ये पूछ सकते हैं कि आपको जो अपना अपना भाग्य कहानी है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये हुई है विशाल भारत। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? संवाद शैली का। जो अपना अपना भाग्य कहानी है उसके अंदर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। और जो पूछ सकते हैं कि जो अपना अपना भाग्य है वो कौन से कहानी संग्रह में है? वातायन। और ये वातायन जो है कब प्रकाशित हुआ? 1931 को ये कहानी संग्रह आया। इसके अंदर वातायन जो है इसके अंदर 13 कहानियाँ हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। ये जो 13 कहानी है ये इस जो वातायन कहानी संग्रह इसके अंदर है। और इसी कहानी संग्रह के अंदर भी अपना अपना भाग्य कहानी है जो रचित है जनेंद्र कुमार द्वारा, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? संवाद शैली का। ये आप ध्यान रखिए। अपना अपना भाग्य जो कहानी के पात्र है इसमें है दो मित्र, उनका नाम नहीं पता, 2 मित्र है। एक है 10 बरस का लड़का, लड़के की आयु ध्यान रखना 10 बरस। पूछ सकते हैं कि जो अपना अपना भाग्य है उसके अंदर जो लड़का था वो कितने बरस का था? 10 बरस का। और एक वकील। ये हमारे पात्र हैं अपना अपना भाग्य कहानी के। तो चलिए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रख दी है, तो आप ये हाईलाइट कर लीजिए साथ में। हम कहानी पढ़ते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। कहाँ का जिक्र हुआ है? नैनीताल का जिक्र हुआ है, ये याद रखना। कि संध्या धीरे धीरे उतर रही थी।
रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल तो ये रहना देख के पूछ सकते हैं कि जो कौन सी कहानी की शुरुआत हुई है इससे, अपना अपना भाग्य किस और किसके द्वारा रचित है, जिनेंद्र कुमार द्वारा, और कौन सी कहानी संग्रह में, वातायन, ये हमने पीछे देख लिया है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, मैदान फैला था। कौन सा मैदान था? पोलो वाला। मतलब वो जो दो मित्र थे वो एक बेंच पर बैठे थे ना, नैनीताल का जिक्र हुआ है, और दो वो मित्र बेंच पर बैठे थे, उनके जो पीछे है वो कौन सा मैदान था? पोलो का मैदान था। पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था। सामने क्या था? अंग्रेज़ों का एक जो प्रमोद गृह वो था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुर में अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्री को लेकर इधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ाए थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सहधरे एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। कि भाई ये पूछ सकते हैं कि जो अपना अपना भाग्य जो कहानी है उसके अंदर पोलो वाले जो मैदान है उसके अंदर बच्चे क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। या ये भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा कर कि जो अपना अपना भाग्य है उसके अंदर जो हॉकी खेल रहे जो बच्चे हैं वो मतलब कहाँ खेल रहे थे? तो वो खेल रहे थे पोलो लॉन में, यानी पोलो के मैदान में। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकलता चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे। जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अंग्रेज अपने हिंदुस्तानी नैनियाल भी थे। आप ये बात जरूर ध्यान रखें, जो जनवरी में अभी एग्ज़ाम हुआ ना, जनवरी 2026 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर पूछा कि मतलब जो बच्चे तो हिंदुस्तानी नैनीहाल के, नौनिहाल के, उनकी आंखें कैसी थी? पीली पीली, हरी हरी, भूरी भूरी या काली काली? ऐसा क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2026 में, मान सकते हो जनवरी में, या दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम था ना, दिसंबर 2025 वाला, वो हुआ 5 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम हुआ, 5 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि हिंदुस्तानी नौनिहाल की जो आंखें थी वो कैसे, मतलब कौन से रंग की थी? वो थी पीले पीले रंग की। ये आप ध्यान रखना। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो शरारत करते अंग्रेज जो बच्चे हैं वो कैसे थे? लाल लाल। ये भी आ सकता है। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे।
अंग्रेज़ रमणियाँ थी। कौन थी? अंग्रेज़ रमणियाँ, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक, निरापद और इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज और स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम बढ़ रही थी। ये लाइन देखकर पूछ सकते हैं कि जो लाइन है वो कौन सी कहानी में आई है। तो आपको याद रखना है अपना अपना भाग्य जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित वातायन कहानी संग्रह के अंदर आई हुई है। इसके साथ और जो वातायन कहानी संग्रह के अंदर कितनी कहानी है? टोटल 13 कहानी है, ये आपको याद रखनी है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे। और है ना, इसमें ये भी दे सकते हैं, जैसे 4 लाइन दे दी तो उनको पूछिए कि इनको क्रम में लगाइए, पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो आप ध्यान से पढ़िए कहानी जो भी है। जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज़ को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे, वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। कि भाई वो ऐसे चल रहे थे कि उनको ये अधिकार मिला है कि इस भारत भूमि को अकड़ कर कुचलने का। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वही के वही बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक, कितने मील तक? 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी। तो इसमें पूछ सकते हैं कि जो कितनी दूर तक जो फैली थी उसकी जो जगमगाहट है वो थी 2 मील। ये लाइन आप याद रखिए। जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इसी घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृद्धाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हुआ। भाई ये पूछ सकते हैं कि जो मतलब कितनी बार टन टन हुआ? तो 11 बार। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हर एक चीज़ पर ध्यान रखना होगा। और ये पूछ 11 बार क्या हुआ? टन टन हुआ। टन टन उठ यानी कोई आवाज़ हो उठी, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों की ओर के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। भाई रास्ते में उनको क्या मिला? 2 मित्रों का होटल मिला और दोनों जो मित्र हैं उनके उनका पेशा क्या था? वकील। हमारा होटल आगे था।
ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। कि भाई सर्दी है ना इतनी भयानक थी कि भाई कोट पर एक कंबल और होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कि भाई उन्हें गर्मी लगती, मतलब ठंड नहीं लगती। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज रहता। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठे। कि भाई रात के कितने बजे थे, 1 बजे थे, ये आप याद रखना। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सड़क से छुटकारा आसान न था, और यह ज़रा बैठना ज़रा न था, बहुत था, कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कुएरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न कोई पिछला, न दायां है न बायां। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, कि भाई जो उसके पास मित्र बैठा था, उसने आवाज़ दी उस लड़के को, उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? भाई जो उसका मित्र है ना, उसको बुलाता है कि भाई तू इधर आ, तू कहाँ जा रहा है? फिर वो बोलता नहीं है। फिर वो वापस वो मित्र बोलता है, दुनिया सो गई और तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? मित्र पूछता है, कहाँ सोएगा? लड़का बोलता है, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। कि भाई वो उस लड़के को पूछता है कि तू कहाँ सोएगा आज? तो वो लड़का बोलता है कि यहीं कहीं। फिर वो मित्र पूछता है उसका कि कल कहाँ सोया था? फिर वो लड़का जवाब देता है कि एक दुकान पर। फिर वो जो उसका मित्र है वो पूछता है कि उस क्या नौकरी थी? फिर वो लड़का बताता है कि सब काम था, 1 रुपया और जूठा खाना। ये आप नोट करना, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? वो जो भाई मित्र पूछता है, फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? अब भाई वो मित्र पूछता है, माँ बाप है? लड़का बोलता है, हाँ। कहाँ?
15 कोस दूर गांव में। कि भाई जो उस लड़के के जो माँ बाप है वो कहाँ थे? 15 कोस दूर गांव में। कितने कोस दूर आ सकता है? 15 कोस दूर। तू भाग आया? हाँ, क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। कि भाई जो मित्र है ना उसका, वो वकील साहब को बुलाता है कि वकील साहब, आपको एक नौकरी जरूरत थी, देखो हम ले आए। फिर वो वकील पूछता है कि तुम इसे जानते हो? फिर वो बोलता है मित्र कि जानता तो हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अब ये ना वकील का कथन है। ये देखकर पूछ सकते हैं कि यह कथन किसने कहा? अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। कि भई आप भी, ये है ना पहाड़ी बहुत शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। और आप भी कितने अजीब हो कि कहीं से भी उठा लाए और ये बोले कि यह लो नौकर। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। ये पूछ सकते हैं कि जो वकील साहब है वो कितने रुपए वाले कमरे में रहते थे? 4 रुपये वाले कमरे में। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला। कुछ निराश भाव से हाथ बाहर निकालकर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। कितने कितने के नोट थे? 10-10 के नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? कि उनके पास है ना 10-10 के नोट थे। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन देकर पूछ सकते हैं कि जो कौन सी कहानी में ये लाइन आई है? हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं। या किसने कहा है? जो अपना अपना भाग्य कहानी में जो मित्र है उसने कहा है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। जी हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। अब है ना उस लड़के को बुलाते हैं जो अगले दिन है ना, कितने बजे मिलने के लिए बुलाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। 10 बजे। और कहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं? होटल डी पब। 10 बजे ध्यान रखना, और ये होटल डी पब ध्यान रखना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। जो बच्चा है वो पूछता है, कुछ काम देंगे? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा?
यही कई बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुएरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। कहाँ मिलने के लिए बुलाया? होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ये जो बालक है ना, ये वही था जो उन मित्रों को उस दिन रात को मिला था। उससे एक दिन पहले जो रात को मिला था ना, ये वही बालक था जो अब मर चुका है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ये लाइन देके पूछ सकते हैं कि ये लाइन है कौन सी कहानी में आई है? तो ये कहानी आई है अपना अपना भाग्य में। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये कहानी हमारी हुई समाप्त। जैसे कि आपको पता ही है कि हम हर एक दिन हर एक कहानी पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम 21 दिन में 21 कहानी डेली कवर करें। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि हम इसके साथ शुरू करेंगे हिंदी नाटक। हिंदी नाटक मेरा तो यही है कि मैं ये आपको कंप्लीट लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ हर एक नाटक। नाटक की जो यूनिट है वो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे भी हम लाइन बाय लाइन ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट पढ़ने का। और जो भी जून 2026 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट जेआरएफ का, तब तक हमारी जितनी भी जो क्लासेस हो वो बच्चे 2x पर करके ज़रूर देखें। उससे उनका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इन यूनिट का। और ये यूनिट ऐसी है कि आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये आपके सही भी होने चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ रहे हो। तो आपको ये होना चाहिए कि जो ये यूनिट है हमारी, इनमें से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। और जो दिसंबर 2026 नेट जेआरएफ का जो पेपर देंगे, उनके लिए भी यही है कि जो आप हमारी क्लासेज है वो लगातार आप देखते जाइए और डेली थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाइए। और जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह लिखवाई है उनके नोट्स अगर आप हो सके तो बनाइए। और अगर आपको नोट्स बनाने थोड़ी दिक्कत हो तो आपको मैंने प्रभात हिंदी एकेडमी पर जो इस कहानी की कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, उसी के अंदर आप हाईलाइट कीजिए, उसी के ऊपर आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपकी एक ही पीडीएफ के अंदर कंप्लीट कहानी हो, ताकि आप जब जाओ एग्ज़ाम देने तब उससे पहले सरसरी नज़रों से देख लो और आपका एकदम बढ़िया रिवीजन हो जाए। तो ये कहानी हमारी हो गई कंप्लीट। जो अपना अपना भाग्य कहानी है वो है जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित
विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। वातायन कहानी संग्रह में ये आई है। वातायन कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1931। वातायन में कितनी कहानी है? 13। 13 कहानी को हम एक बार वापस देख लेते हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, ब्याह है, निर्मम, साधु की हट, चलचित्र, तमाशा और भाभी। ये आप याद रखिए। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। धुलाई वाली 1907। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907-8। कानों में कंगना 1913। उसने कहा था 1915। आकाशदीप 1928-1929। अपना अपना भाग्य 1929। ये हमने 8 कहानी हमने पढ़ ली। इसका आप रिवीजन भी करते जाइए। कल हम पढ़ेंगे ईदगाह 1933 की कहानी। ये कहानी हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद में गैंग्रीन, राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी का घटवार, लालपान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अमृतसर आ गया है। ये कहानी हम पढ़ेंगे। ये थी हमारी अपना अपना भाग्य हिंदी कहानी यूनिट 7 की। हमने कंप्लीट जो ये कहानी पढ़ी लाइन बाय लाइन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़ जाइए, और जो यूट्यूब पर भी जो हमारी क्लासें होती है आप उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये क्लासेज है ये आगे भी आप शेयर कीजिए। जो भी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये क्लासेस। इसके बाद हम चालू करेंगे हिंदी नाटक। कंप्लीट वो चालू करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं कल ईदगाह कहानी के साथ।